हेलो अस्सलाम वालेकुम। Anyone is in the class and am I audible? आज का टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। एम आई ऑडिबल? जो एक दो स्टूडेंट्स हैं तो मुझे बता दें, आवाज़ मेरी क्लियर है? आज का टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। ठीक है, 1-2-3 मिनट में वेट करती हूँ, क्लास में कोई आ जाए, मुझे कोई कमेंट वगैरह मिल जाए तो मैं स्टार्ट कराती हूँ। तब तक थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं। हमारा कल का जो टॉपिक था, हमने उसमें एनवायरमेंटल मूवमेंट्स पढ़ी थी कि हमारे पास एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल साइंस का कॉन्सेप्ट या एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियसनेस कहाँ से हमारे पास आई थी। ठीक हो गया। तो फिर हमने क्या किया है कि कल तमाम मूवमेंट्स पढ़ी हैं, डिकेड टू डिकेड हमने देखा है कि हमारे पास क्या क्या इम्प्रूवमेंट आती गई है। एनवायरमेंटल थॉट्स के बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे वो हमारे पास डेवलप हुई हैं। तो दूसरा हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 आज के लिए। एक 2-3 मिनट वेट कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। जो एक स्टूडेंट है वही काइंडली कमेंट करते हैं क्या मेरी आवाज़ आ रही है। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आते जाएंगे अगर किसी ने क्लास लेनी होगी तो। है मेरे साथ कोई क्लास में? काइंडली जो आप एक दो हैं मुझे कमेंट कर दें कि मैं क्लास स्टार्ट कर लूँ, कंटिन्यू करूँ या इसको मैं रिज्यूम कर दूँ। ऑल राइट, हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। होपफुली आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। कोई भी एक बंदा काइंडली मुझे कमेंट करके बता दे ताकि मैं स्टार्ट कर लूँ। वालेकुम अस्सलाम। ओके, ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन में हमारे पास थोड़ा सा ये है, इसको हम लोग बोलते हैं UNCHEB। ठीक है, इसकी एब्रीविएशन जो है UNCHE। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। ओके,
राम, अब बताएं, अब आ रही है आवाज़, क्लियर है अब? UNCHE, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, ठीक है। ये हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस थी, ये हमारे पास थी स्टॉकहोम में, पहली कॉन्फ्रेंस थी हमारे पास स्वीडन में 5 जून से लेके 16 जून तक 1972 की ये बात है, ठीक है। ये हमारे पास पहली कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, मैंने भी हैंड्स फ्री हटा दिए, होपफुली आवाज़ आपको अब क्लियर होगी ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इस तरह था कि हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस थी, पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारे पास बात की गई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में इसमें बात की गई थी। ये हमारे पास क्या था कि स्वीडन में हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। और ये हमारे पास जून 5 से लेके जून 16 तक हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस चलती रही थी, ठीक है। जनरल इसमें ये था कि 113 कंट्रीज़ ने इसमें शिरकत की थी, और इसमें बहुत सी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि NGOs भी थी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और ये पहली हमारे पास मेजर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंटरनेशनल गैदरिंग हुई थी, और जिसमें हमारे पास ये देखा गया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे क्या असर है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या था कि इसमें कॉन्फ्रेंस में जो इनका मेन मकसद जो था, जो मेन इनका गोल था, वो ये था कि उन लोग के देखना था कि हम लोगों ने मिनिमाइज़ करना था जो ह्यूमन इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, ओके। जो ह्यूमन इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, उसके जो हमारे पास क्या नाम है, इन्वायरमेंट पे जो ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं उसको हम लोगों ने नेगेटिव ह्यूमन इम्पैक्ट्स जो इन्वायरमेंट पे, उसको हम लोगों ने रिड्यूस करना था, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू हम लोगों ने ह्यूमन इम्पैक्ट रिड्यूसिंग ह्यूमन इम्पैक्ट करना था। नेगेटिविटी जो हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट था, जो हम देखते आ रहे हैं कि 1990s में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसको हम लोगों ने रिड्यूस करना था। और फ्यूचर में हमारे पास इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने की ज़रूरत थी कि जितने भी हमारे पास एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, तो फ्यूचर में उसको टैकल करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। इस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकला था कि हमारे पास एक यूनिप आया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनिप, ठीक है। UNEP यूनिप हमारे पास आया था, ये उसका नतीजा था हमारे पास एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस का, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ये उसका नतीजा था, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो मोटी मोटी बातें हैं कि हमारे पास आउटकम क्या निकला है, इसका एजेंडा क्या था, डिक्लेरेशन क्या थी, वो हम देखते हैं। आउटकम इसका ये था कि पहले तो हमारे पास ये यूनिट बन गया था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, ये बन गया था। दूसरा हमारे पास एनवायरमेंटल फंड कायम किया था उन लोगों ने, ठीक है। इस प्रोग्राम के थ्रू इस कॉन्फ्रेंस का एंड ये निकला था, उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वो लोग मुआहदा किया था उन लोगों ने कि हम एक तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बनाएंगे, दूसरा हम इस्टेब्लिशमेंट करेंगे एनवायरमेंटल फ़ंड की, यानी जो हमारे पास एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने जो फ़ंड करना है, तो वो सारा सिस्टम इन लोगों ने सेट किया था उसमें, ठीक है। इसके अलावा इन लोगों ने एक डिक्लेरेशन दी थी, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने एक डिक्लेरेशन दी थी जिसके 26 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, जो हमें बस एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की बात करते थे, ठीक है। एक एक्शन प्लान था और एक रेजोल्यूशन थी। ये जो सारी आउटकम्स हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। मैं आपको कमेंट में साथ साथ लिख देती हूँ। पहले तो हमारे पास यूनिप था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। एक ये हमारे पास आया, दूसरा हमारे पास एनवायरमेंटल फंड, एनवायरमेंटल फंड इस्टेब्लिश कर दिया गया, जिससे हम एनवायरनमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं या उसको जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करना था, ठीक है। तीसरा हमारे पास एक डिक्लेरेशन हुई, वो डिक्लेरेशन क्या थी वो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे थोड़ा सा डिटेल में, ये पॉइंट्स हैं हो गए, ठीक है। डिक्लेरेशन हुई, उसके अलावा हमारे पास क्या हुआ, एक एक्शन प्लान आया, एक्शन प्लान आया, ठीक हो गया। और हमारे पास एक रेजोल्यूशन भी हुई, ये हमारे पास आउटकम था, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एजेंडा क्या था, यूनाइटेड नेशन क्या था, जो UNCHE यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो थी इसका एजेंडा क्या था, ये लोग मतलब इन लोगों ने एम्फेसाइज किस चीज़ पे किया, ठीक है।
तो पहले तो हमारे पास ये किया कि हमने क्या करना है कि प्रिज़र्व करना है अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को, ठीक है। और हम लोग इस कॉन्फ्रेंस का जो इशू था, मेन जो चीज़ थी, वो उन्होंने ये बोला था कि हमने गोल ये करना है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए उसमें कॉपरेशन करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो कल पॉइंट्स हमने पढ़े थे वही पॉइंट्स में रिपीट हुए हैं कि हमारे पास ये करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आए हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बने थे उन पे लोगों ने फोकस किया। जैसे हमारे पास हैबिटाट डिग्रेडेशन, यानी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए जो हमारे पास हैबिटाट ख़त्म किए गए। हैबिटाट हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं या जहाँ पे इकोसिस्टम होता है, ठीक है, वो हटाई गई। टॉक्सिसिटी बढ़ी क्योंकि हमारे पास पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास ड्रेनेज वगैरह का जो हम थे सारे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो सारा केमिकल्स वगैरह थे उसको हम ड्रेन किया जाने लगा, तो टॉक्सिसिटी बढ़ी, एसिड रेन बढ़ी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये बताया गया कि ये जो इश्यूज़ हैं, डिग्रेडेशन हो गई, टॉक्सिसिटी हो गया, एसिड रेन हो गया, ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास तमाम कंट्रीज़ के इश्यूज़ हों, ठीक है। ये हमारे पास जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो कि डेवलप नहीं हैं, जो कि इंडस्ट्रियलाइज नहीं हैं, तो उनके जो इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और जो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं उनके इश्यूज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जो हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ हम लोगों ने सोनिया अभी फ़िलहाल नहीं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, अगर आपका टॉपिक वहाँ पे है तो ये हेल्प करेगा, वरना वहाँ पे फ़िलहाल नहीं। इसमें आगे जो है ना कुछ 2-3 हमारे पास हैं, मॉन्ट्रियल हो गया, वो हो गया, वो चीज़ें आपकी GSA में भी है, तो बस वो वहाँ पे कवर हो जाएंगी। और इसके अलावा पोल्यूशन वाला पूरा चैप्टर आपका इसका जो पूरा चैप्टर है वो आपका GSA में है, तो ये वाला हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ये टॉपिक शायद वहाँ पे नहीं है। अगर ये है तो ये इसने हेल्प करना है, वरना ये शायद ये वाला टॉपिक वहाँ पे नहीं है, ठीक हो गया। और जो हैं वो हेल्प करेंगे आपको। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि इस कॉन्फ्रेंस ने हमें ये बताया कि जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं उसके प्रॉब्लम डिफरेंट हैं, जैसे कि हैबिटाट डिग्रेडेशन हो गया, टॉक्सिसिटी हो गया, एसिड रेन हो गया। और जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। तो आप दोनों तरह की कंट्रीज़ को एक ही लेवल पे कैसे वो कर रहे हो, मतलब कैसे उसको स्ट्रेटजीज़ बना रहे हो, एक ही तरह की स्ट्रेटजीज़ बना रहे हो, ठीक है। जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ हमने अपनाई वो हमारे पास नहीं, पुअरेस्ट कंट्रीज़ की नीड के मुताबिक नहीं थी, ठीक है। तो उसमें उन लोगों ने उन इश्यूज़ को फोकस करना चाहा, यानी उन्होंने ये बताना चाहा कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ जो हैं उनको अलग तरीके से डील किया जाए, और जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनको डिफरेंट तरीके से डील किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब उन लोगों ने क्या किया, ओके सोनिया ठीक हो गया। अब उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने फिर ये चीज़ उसमें डिस्कस की क्योंकि जो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो हेल्प करें अंडर डेवलप कंट्रीज़ की, कि वो जो उनके बीच में जो बहुत ज़्यादा गैप बन चुका है, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस या डेवलप नेशंस और अंडर डेवलप नेशंस के बीच में बहुत ज़्यादा जो गैप बन चुका है, तो हम लोगों ने ये करना था, इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था, उन लोगों ने ये करना था कि उन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ या लो कंट्री जो थी उनकी जो मिडल का जो गैप था उनको ख़त्म करना था, ठीक है। उन लोगों ने ऐसी रिकमेंडेशंस लेनी थी और ऐसे गोल्स पे फोकस करना था कि वो इक्वली कंट्रीज़ को ट्रीट कर सकें, ठीक है। इसमें हमारे पास एक था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुई थी। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में उन लोगों ने 26 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है, 26 पॉइंट्स दिए थे, यानी उन्होंने ये बोला था कि हमने इस 26 पॉइंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। 26 प्रिंसिपल्स थे, 109 उसकी रिकमेंडेशंस थी और एक रेजोल्यूशन थी। वो प्रिंसिपल्स क्या थे, उसमें ये कहते हैं कि स्टॉकहोम में हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें ये बात करते हैं कि हमने ह्यूमन राइट्स को असर्ट करना है, ठीक है, और हमने कॉलोनियलिज़म को कंडेम करना है। ह्यूमन राइट्स पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो मस्ट बी सेफ गार्ड होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड उन्होंने ये पॉइंट दिया था कि जो अर्थ की जो कैपेसिटी है
जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो हमारे पास इतनी क्वांटिटी में है कि हम उसको इस्तेमाल करते भी जाएं तो वो ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, सन हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑयल हो गया, ठीक है, ये ऐसी मिकदार में हमारे पास मौजूद हैं कि हम इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये एक हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल हो गया, ऐसी जो रिसोर्सेज जो हमारे पास दोबारा जनरेट नहीं हो सकती, ठीक है, या वो जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं या जो कि हमारे पास ख़त्म होने वाली क्वांटिटी में मौजूद हैं, ठीक है। तो इसमें ये थर्ड पॉइंट ये बताते हैं कि जो अर्थ, अब हमारे पास ये अर्थ की अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, अर्थ की कैपेसिटी है, वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हमारे पास रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मतलब उसकी कैपेसिटी है कि वो रिसोर्सेज को जिस हद तक रिन्यू कर सकता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास यूनिवर्स जो हमारे पास है और हमारे पास अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और हम लोग मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमारी जो अर्थ है वो हमारी नीड्स पूरी ना कर सके, ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो हमारी नीड्स पूरी ना कर सके, तो ये हमारे पास मतलब हमारी जो आबादी है वो इतनी हो जाए कि हमारी रिसोर्सेज डिप्लीट होना शुरू हो जाए, हमारी रिसोर्सेज कम पड़ जाएँ। तो हम लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको मेंटेन करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ है वो सेफ गार्ड होनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो ख़त्म होने वाली रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना, एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है, ख़त्म नहीं होनी चाहिए और शेयर्ड करनी चाहिए। यानी अगर हमारी आज की जनरेशन यूज़ कर रही है तो उसका हम लोगों ने सस्टेनेबल यूज़ करना है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज अगर आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज हमने ऐसे इस्तेमाल करनी है कि वो हमारे पास फ्यूचर जनरेशन के लिए बाकी रहें, ठीक है। इसके अलावा उन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में बात की पोल्यूशन के बारे में कि पोल्यूशन हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं, जस्ट ओवरव्यू जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे ही स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में यही हमारे पास 26 पॉइंट्स हैं और यही 26 पॉइंट्स बस आपको पता होने चाहिए, ठीक है, डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पोल्यूशन के बारे में वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो पोल्यूशन है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा, देखिए हमारे पास एक क्लीनिंग मैकेनिज़्म है, नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज़्म, जैसे ओजोन लेयर है, ठीक है, हमारे पास नेचुरली क्लीन करती है एनवायरनमेंट को, हमारे पास सोलर रेडिएशंस को या हमारे पास वो ज़मीन पे नहीं आने देती सोलर रेडिएशन को, ठीक है। तो वो ये एक पॉइंट हमें ये बताते हैं कि हमारे पास पोल्यूशन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास जो नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज़्म है वो ही ख़त्म हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, तरम शहाब ये जो है ना ये बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स हैं, इसको डिटेल में जाने की मतलब ज़रूरत क्या कि बिल्कुल चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है, वो वैसे ही एक्स्ट्रा का हार्ड वर्क होगा, ये हमें चाहिए ही नहीं, ये बस ऐसे ही 26 पॉइंट्स हैं और इसमें अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो मैं बता दूंगी, लेकिन बिल्कुल जनरल आसान से पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ ख़ास समझने का नहीं है, ठीक है। अच्छा, 7 पॉइंट ये था कि हमारे पास जो ओशियनिक पोल्यूशन है, जो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे पास जो ओशन डंपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और हम जो ओशंस वाटर बॉडीज़ वगैरह को जो बहुत ज़्यादा हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करना, उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। डेवलपमेंट हमें चाहिए इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसी हो कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है, जो डेवलपमेंट ऐसी हो जो इकोनॉमिकल भी हो और साथ साथ में उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ और ये चीज़ें इस्तेमाल हो गई हों ताकि हमारी इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे। ओके, फिर हमारे पास ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको असिस्टेंस दी जाए, ठीक है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनकी ये होती है कि हम लोग चीप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर लें और चीप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए हमारा ख़र्चा कम आए, तो वो उसको ये नहीं देखते कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं, तो उसको असिस्टेंस देनी है, उसके हमने इन्वायरमेंटल फ़ंड वगैरह जो कायम किया था उसके थ्रू हमने हेल्प आउट करना है उन कंट्रीज़ को ताकि वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास यूज़ कर सकें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंट पॉलिसी है वो हमारे पास ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास डेवलपमेंट को ही ख़त्म कर दे, यानी हमने डेवलपमेंट को और हमने इन्वायरमेंट को दोनों को बैलेंस में लेके चलना है। इसके अलावा हमें बस ये है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग हमारे पास ऐसी होनी चाहिए, जो मैंने भी बात की है कि हमारे पास इन्वायरमेंट और इकॉनमी दोनों साथ साथ चलें, ठीक हो गया।
रैशनल प्लानिंग शुड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। हमारे पास जो है ना EIA होता है, एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, रोड्स वगैरह या कंस्ट्रक्शन, किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन जो होती है, ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन को करने से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। ये देखा जाता है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंडस्ट्री लगाते हैं, जो रोड्स बना रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, उसका इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा, उसका इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट पे कोई असर, मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी इकोनॉमिकल तो होगी, जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक नीड्स की वजह से ही हो रही होगी, ठीक है, या आपकी वो शेल्टर वगैरह वो सारी नीड्स पूरी कर रही होगी, लेकिन क्या उसका इन्वायरमेंट पे कोई असर है? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट असेसमेंट होती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और ये हर प्रोजेक्ट करने से पहले, हर कंस्ट्रक्शन करने से पहले ये चीज़ देखी जाती है कि इसका इन्वायरमेंट पे कोई असर होता है या नहीं होता, ठीक है। वो अलग बात है कि हम लोग इसको अहमियत नहीं देते, हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सिविलाइज नेशंस हैं या बहुत ज़्यादा जो डेवलप्ड नेशंस हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे यहाँ भी, हमारे पाकिस्तान में भी होता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं तो उसके लिए वो लोग पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देते हैं। वो अलग बात है कि अगर वो जिधर उधर करके रिश्वत वगैरह वो करके उस चीज़ को रोक दिया जाए, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट असेसमेंट है और इसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि वहाँ पे कोई दरख्त मौजूद हैं, यहाँ मतलब ये एक डिटेल्स टॉपिक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन जनरल में भी आपको ये बता दूँ कि इसमें एक पॉइंट ये है कि जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में, हमने ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी है कि हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसने ये बताया है कि हमारे पास गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे पास डेवलप क्या नाम है, नेचुरल रिसोर्स और इन चीज़ों को नेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे पास फोकस करें। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो हमारी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिसर्च को हम प्रमोट करें। अच्छा, और जो स्टेट्स हैं वो अपनी रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि दूसरे इर्द गिर्द की स्टेट्स को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये बताया जाता है कि हमारे पास इंटरनेशनल इश्यूज़ पे कोऑपरेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे हमारे पास इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो, ठीक है। ये एक लास्ट पॉइंट हमें ये बताया गया है कि हमारे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास एलिमिनेट कर देनी चाहिए। जो हमारे पास देखें नागासाकी, हिरोशिमा, हमारे पास ऐसे डिज़ास्टर्स थे कि जिसके इन्वायरमेंट पे इतने शदीद बुरे असरात पड़े थे कि आज तक वहाँ की जो आबादी है या वहाँ की जो रिहायशी हैं तो आज तक वो अपने मतलब रियल हालत में नहीं आए, ठीक है। और अभी भी उस एरिया से पता नहीं कितने किलोमीटर्स, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि कितने किलोमीटर्स तक वहाँ पे रिहाइश मतलब सेटलमेंट्स नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतनी रेडिएशन और वो चीज़ फैल चुकी थी उसकी वजह से। एटॉमिक जो हमारे पास एक्सप्लोजन्स हुए थे उसकी वजह से हमारे पास इतनी वो चीज़ फैल चुकी है, वो रेडिएशन और सारी चीज़ें, इसने इन्वायरमेंट को इतना डिस्ट्रक्ट किया हुआ है कि वहाँ पे उनकी जो कंटेमिनेशंस होती हैं वाटर में और इन सब चीज़ों में इतना टाइम गुजरने के बाद भी, तो वो कहते हैं कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है उसको एलिमिनेट करना चाहिए क्योंकि उसका इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा असर है, ठीक हो गया। कंपनसेशन इज़ ड्यू टू स्टेट्स दस इंडेंजर्ड। एक सेकेंड में देखती हूँ ये कौन सा पॉइंट है। अच्छा, कंपनसेशन इज़ ड्यू टू स्टेट्स दस इंडेंजर्ड, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि जो हमारे पास कंपनसेशन है, जो हम लोग कंपनसेट करते हैं, जो डेवलपिंग नेशंस को जो कंपनसेट करती है उस चीज़, ठीक है, मैंने देख लिया है। जो डेवलप नेशंस हैं जो हमारे पास कंपनसेट करती हैं, जो हमारे पास डिफरेंट कंपनसेशन की जो हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसको हमने फोकस करना है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए सिर्फ ये है कि ये 26 पॉइंट्स हैं, इसको जस्ट आप लोग एक रीड दें कि ये हमारे पास इस चीज़ को कवर करती है, ठीक है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हमारे पास इस चीज़ को कवर करती है, जैसे इसको आप लोग एक रीड दें। अभी जो सारी चीज़ें हैं ये आगे स्टेप वाइज डिटेल में आती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, देखें, मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन का जो आउटकम था वो हमारे पास क्या था। एक हमारे पास स्टॉकहोम डिक्लेरेशन थी, वो हमने पढ़ ली। दूसरा हमारे पास क्या था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनिप था, वो अब हम पढ़ रहे हैं कि उसमें इन लोगों ने क्या किया था, ठीक है।
ये यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी कि हमारे पास यूनेप बना था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका जो हमारे पास क्या नाम है इनकी जो इन्होंने जिस चीज़ पे फोकस किया था उसमें हमारे पास क्या किया था इन लोगों ने कि ग्लोबल, रीजनल और नेशनल इन्वायरमेंटल कंडीशन और ट्रेंड्स को इन लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स हैं, हमारे पास जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या हैं, रीजनल लेवल पे क्या हैं और नेशनल लेवल पे क्या हैं। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स डेवलप किए थे, इंटरनेशनल बहुत से एग्रीमेंट्स साइन किए थे और इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स की, नेशनल इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स पे बात की थी। यानी ये यूनेप जो था ये हमारे पास ना सिर्फ ग्लोबल लेवल पे था, बल्कि ना सिर्फ ये हमारे पास इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात करता था, बल्कि ये लोग रीजनल और लोकल लेवल इश्यूज़ को, नेशनल लेवल इश्यूज़ को भी कवर करते जा रहे थे। ठीक है, अच्छा, इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को आपस में इंटीग्रेट किया। मतलब ये हुआ कि मैंने अभी आप लोगों को जो थोड़ी देर पहले बताया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल जो हमारे असेसमेंट की जाती है, ठीक है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो की जाती है, तो इन लोगों ने इस चीज़ को इंटीग्रेट किया कि हमारे पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारे पास इन्वायरमेंटली साउंड होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट उससे प्रोटेक्ट हो, हमारी इन्वायरमेंट को उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, अच्छा, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे पास यही चीज़ होती है कि हमारे पास जो हम जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पास डिप्लीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ये तो, EPA। अच्छा, वो हमारे पास जो वो है, क्या नाम है, रिसोर्सेज है, वो हमारे पास डिप्लीट नहीं होनी चाहिए। यानी हम किसी भी रिसोर्स का बेदरीग इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, ख़ासतौर पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, कि अगर पानी है या ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये हमारे पास एक वाफिर मकदार में है, वाटर बॉडीज़ और ये सारी चीज़ें, तो हमने इसको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करना है। ठीक है, हमने इन चीज़ों को अपनी फ्यूचर जनरेशन के इसको इस्तेमाल इस तरह करना है कि अपनी नीड्स हमने इतनी मतलब लिमिटेड रखनी है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास ये रिसोर्सेज पहुंचनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज और टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, दूसरी बात इन लोगों ने इंपॉर्टेंट बात ये की थी कि हम लोगों ने सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर को भी हमारे पास इंगेज करना है इन्वायरमेंट के इश्यूज़ में। ठीक है, सिविल सोसाइटी हम लोग हुए। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कशंस आम करनी है, हम लोगों ने इन्वायरमेंट की नॉलेज को, इन्वायरमेंट की स्टडीज़ को, इन चीज़ को हम लोगों ने बिल्कुल आम करना है। हम लोगों ने सब लोगों को इसको इन्वॉल्व करना है। ठीक है, इन्वायरमेंट किसी का पर्सनल इशू नहीं है। ठीक है, या लोकल इशू नहीं है। ठीक है, अब ये लोकल से होके ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की बात होती है अब इसमें। तो हम लोगों ने वो सिविल सोसाइटी को ऐड करना है। ये यूनाइटेड नेशन का, यूनेप का जो था, ये आइडिया था कि सिविल सोसाइटीज़ में वो लोग कहते थे कि सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर को ऐड किया जाए। ठीक है, ये हमारे पास 5-6 पॉइंट्स थे, ये इन लोगों की वो थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, अब इनकी इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या निकला, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो इन्होंने चलाया, वो हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या निकला। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन और कॉपरेशन होना शुरू हो गई, जिसमें बस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की बात करते थे और इन्वायरमेंटल पॉलिसी की बात की जाने लगी। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास ये हुई कि ग्लोबल इन्वायरमेंट का डेटा आना, कलेक्ट होना शुरू हो गया। यानी ये हुआ कि अब इनका फोकस ये था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को जो था फोकस ये था, या वो इस मिशन पे काम करने लगी है कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट का डेटा आना चाहिए कि हमारे पास लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास कोई भी अगर इशू चल रहा है, ठीक है, तो उसका लेवल क्या है। ठीक है, दूसरा फिर ये हुआ हमारे पास कि हमारे पास अवेयरनेस आना शुरू हो गई गवर्नमेंट में, सोसाइटीज़ में, प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि हमने नीचे बात की थी यूनाइटेड नेशन यूनेप का एक पॉइंट ये भी था कि हम लोग इन्वॉल्व करें सिविल सोसाइटीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। तो फिर हमारे पास उसका ये हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि हमारे पास अवेयरनेस आना शुरू हो गई, गवर्नमेंट्स में अवेयरनेस आना शुरू हो गई, सोसाइटीज़ में, प्राइवेट सेक्टर्स में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन की जो एक्टिविटीज़ थी उसमें हमारे पास एनवायरनमेंट को इन लोगों ने कंसिडर करना शुरू किया, एनवायरनमेंट को इन लोगों ने ऐड करना शुरू किया। ठीक है,
रीजनल लेवल्स पे हमारे पास प्रोग्राम्स आना शुरू हो गए, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बातें होना शुरू हो गई, और हमारे पास क्या हुआ कि इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ बनाने में हेल्प किया यूनेप ने हमारे पास। ठीक हो गया। ये था हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, मेन पॉइंट्स मैं आपको दोबारा रिपीट करा देती हूँ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट था किस चीज़ के बारे में, ये हमें ये बताता था कि ह्यूमन का इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे, नेगेटिव इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पे है उसको रिड्यूस होना चाहिए। मेन गोल इनका ये था। ठीक है, फिर हमारे पास क्या किया इन लोगों ने, इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, इसके जो हमारे पास आउटकम्स थे वो हमारे पास क्या था, यूनेप बना था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हमारे पास आया था। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ़ंड हमारे पास बना था, एक डिक्लेरेशन हमारे पास आई थी, 26 पॉइंट्स की डिक्लेरेशन थी, एक एक्शन प्लान आया था और एक रेजोल्यूशन आई थी। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन थी उसमें जो 26 पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स थे। इसके अलावा हमने पढ़ा यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो हमारे पास बहुत बड़ी अचीवमेंट थी यूनाइटेड नेशन ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे पास यूनेप। उसमें हमारे पास क्या था कि 5 to 6 पॉइंट्स हमने उसमें ये देखे, और फिर हमारे पास यूनेप की क्या अचीवमेंट आई हम लोगों ने वो पॉइंट्स देखे। यही था हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। अब दूसरा है हमारे पास आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई कुछ पॉइंट पूछना है तो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। कोई पॉइंट है तो पूछ लें वरना हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर लें। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं, जो अभी क्लास में हैं, मुझे ये बताएं कि आप लोग कोई सोर्स फॉलो कर रहे हैं, आप लोग कोई बुक रीड कर रहे हैं साथ साथ। हैदर तराम है ये, शाह फैसल, सोनिया और जवाद, आप लोग जो 5 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मुझे बताएं कि आप लोग कोई बुक यूज़ कर रहे हैं साथ साथ, आप लोग डेली ये सब्जेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे आप लोग। डेली सब्जेक्ट आप लोग कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट साथ साथ कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई सोर्स आप है जहाँ से आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, और यही अटैम्प्ट आप लोगों ने देनी है, फेब में देनी है या नहीं, आप लोगों ने ये अटैम्प्ट नहीं देनी। जल्दी से मुझे एक आध मिनट में बता दें ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करें। वर्ल्ड टाइम्स की बुक है। अच्छा, बाकी सब इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, हल्का मतलब थोड़ा सा लेंथी है, एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका सिलेबस गूगल भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी सब समाज आज डेली है, JWT की है। ठीक है। अच्छा, आप लोग इस तरह करें कि आप लोग इस तरह किया करें कि वालेकुम अस्सलाम, आप लोग इस तरह करें कि आप लोग ना टॉपिक या पहले से रीड करके आ जाएं। ठीक है, और या आप लोग ऐसे करेंगे अपने साथ जो आपकी जो भी सोर्स है, आपकी कोई बुक फॉलो कर रहे हैं या गूगल से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोग साथ साथ देखते जाएं। फिर जहाँ पे अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता या कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक्स एनवायरमेंटल साइंस, अच्छा कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो कर लें। उसामा, मेरा तो खैर BS अपना सब्जेक्ट में था तो मैंने ज़्यादा बस एक ही बुक इस्तेमाल की थी, वर्ल्ड टाइम्स की, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की। ठीक है, और ये हैदर रिसोर्सेज काफ़ी बता रहे हैं तो अच्छा तरम ये है,
अगर आपका नाम मैं गलत ले रही हूँ तो सॉरी, लेकिन ये है कि आप ऐसे करें कि आप लोग ना जो जिस चीज़ की आपको बुक मिल जाती है ना वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि वाकई में हमारे पास जो है ना फिर उसके ऊपर नेट पे इतना डाटा जो होता है हमारे पास इतना स्कैटर्ड फॉर्म में होता है कि हमें समझ नहीं आती कि इस चीज़ के ऊपर हमने कितनी इन्फॉर्मेशन जमा करनी है, ठीक है। अब आज मैंने अपना एक सब्जेक्ट शुरू किया तो वो मैं जब सिलेबस देख रही थी तो वो बस मतलब अगर सिलेबस के पॉइंटर्स पर मेरा इरादा यही था कि मैं इसको नेट से सर्च कर लेती हूँ, तो जो सिलेबस के पॉइंटर्स थे तो वो बस जस्ट सिंपल पॉइंटर्स थे। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर बुक सर्च की है, बुक ली है मैंने, उसमें तो उस बुक में काफ़ी डिटेल लिखी हुई है। तो जो बुक्स होती हैं जो हमारे पास एफपीएससी की रिकमेंडेड होती हैं, जो आम हमारे पास बाज़ार में मिल भी रही हैं, इस बुक से हमें ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक पे हमने कितना कवर करना है, या किस टॉपिक को हमने कितना लिमिटेड रखना है, या किस टॉपिक के ऊपर हमने कितना ज़्यादा सर्च करना है। तो बुक अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर ये आप लोग कर लें कि एक बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, सैम्पल आपके पास होनी चाहिए। और फिर अगर उससे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो फिर वो आप लोग गूगल कर सकते हैं, या कोई चीज़ उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, सेटिस्फाई नहीं हुए, तब आप साथ साथ गूगल करें। लेकिन एक बुक आपके पास होनी चाहिए, बेशक वो पीडीएफ में हो, लेकिन एक बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि हम लोग सामा ये बता रहे हैं, हैदर बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस की बुक बता रहे हैं। वैसे ये जेडब्ल्यूटी वाली काफ़ी है, ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से की जाए। मैं मेरी अपनी सोच ये है कि एक बुक आप करें, एक बुक से आप करें, लेकिन वो ऐसा करें कि वो उस बुक से आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बजाय इसके कि आप तीन तीन किताबें इस्तेमाल, मैं डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं कर रही, ठीक है, मैं जनरल बात कर रही हूँ। बजाय इसके कि आप लोग तीन तीन करें और आपके पास इतना डेटा हो कि आप उसको हैंडल ना कर सकें, ठीक है। तो एक बुक रखें, या एक से बहुत रखना चाहते हैं तो दो बुक्स रखें, लेकिन ऐसी रखें कि आप लोगों को अच्छी तरह वो समझ आ जाए, ठीक हो गया। ठीक हो। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर हमारे पास था 1987 में, हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। और ये हमारे पास जो थी 10 ईयर्स हिस्ट्री में हमारे पास थोड़ा सा ये है कि यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे स्टॉकहोम में, उसके 10 साल के बाद 1987 में 1987 में हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस आई, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, उसमें बहुत से हमारे पास जो ग्लोबल इन्वामेंटल चैलेंजेस थे उसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया था, ठीक है। तो उन लोगों को ये चीज़ वो हुई, क्या नाम है, ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास एक नेक्स्ट हमारे पास आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से हमें दोबारा गैदर होना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों को एक इंटरनेशनल क्या नाम है यूनाइट होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट होना चाहिए। और हमें जो डिफरेंट हमारे पास जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में डिस्कस नहीं हुए, या जो उसके लूप होल्स हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। इस तरह के जो इश्यूज़ थे कि हमें पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करना चाहिए लो इनकम कंट्रीज़ में, ठीक है। और हम लोगों को ग्लोबल और लोकल इन्वायरमेंट पे जो बर्डन्स बढ़ रहे हैं वो हमारे पास अनरिजॉल्व रहे थे। यानी हम लोगों ने भी ये 26 पॉइंट्स भी देखे जिसमें हमारे पास पॉवर्टी की बात कहीं भी नहीं की गई, ठीक है। उसमें मैं ये ज़रूर बताया गया कि हमारी जो क्या नाम है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे पॉवर्टी की बात नहीं की गई कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे पास डेवलपिंग से भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास पॉवर्टी को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, ये बात हमारे पास नहीं बताई गई। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास ये हुई थी कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ थी, ठीक है, जो हाई इनकम कंट्रीज़ थी, और जो हमारे पास लो इनकम कंट्रीज़ थी, ठीक है, वो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमारे पास इग्नोर नहीं करना चाहती थी, ठीक है। ऐसा होता है कि हमारे पास मोनोपोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल हमारे पास अप्रोचेस वगैरह यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। मैंने आपको अभी ये भी बताया था कि जो हमारे पास जो भी कंस्ट्रक्शन होती है उसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग ने जो फैक्ट्रीज़ वगैरह लगती हैं, ये सब कुछ लगती है ना, ये लोग थोड़ा सा पैसे दे दिला कर ना इस इशू को दबा देते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वरना ये लाखों की होती है जो प्रॉपर हमारे पास करवाते हैं।
हमारे एक टीचर थे, तो वो करते थे 2-3 लाख रुपए की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी ये एक अच्छा खासा प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। और इसमें प्रॉपर हमारे पास बहुत टाइम लगता है, 30 डेज़ और पता नहीं कितना इसमें टाइम लगता है, प्रॉपर एक असेसमेंट होती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि यूजुअली जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो हमारे पास चीप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं, ठीक है। वो इन्वायरमेंट के फैक्टर को इतना नहीं इन्वॉल्व करती बीच में। तो ये हमारे पास इस चीज़ को क्या नाम है, इस चीज़ को पॉलिटिकली दबा दिया जाता है इन चीज़ों को, ठीक है। एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। अब जब हम लोगों ने कल एक पढ़ा था, वो साइलेंट स्प्रिंग के नाम से पेस्टिसाइड्स के यूज़ पे हमने पढ़ा था। तो जब हमारे पास रिचल कार्सन ने भी अपनी पब्लिकेशन शाया की थी ना, तो उस वक्त भी उसको बहुत ज़्यादा उसका सामना करना पड़ा था, मुखालफत का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्री ख़त्म हो रही थी। जो पेस्ट कंट्रोल वो लोग दवाइयाँ बनाते थे और जो सब चीज़ें बनाते थे वो बंद हो जाती, वो ख़त्म हो जाती। तो इसी तरह यहाँ भी ये बात की जाती है कि जो हमारे पास वो क्या नाम है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी उसको रोका जाए, ये चीज़ वहाँ पे ईज़िली हमारे पास हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। हम लोग कहते हैं कि खैर डिफॉरेस्ट्रेशन हो, बेशक हो, डिजर्टिफिकेशन होती है तो हो, हमारे पास ओजोन लेयर, हमारी ये क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन जो कुछ होती है हो, लेकिन हमारी डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। हम लोग ये बात करते हैं कि हम इकॉनमी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए। बेशक उसके बदले पोल्यूशन होती है तो हो, कोई नुकसान नहीं है। बेशक हम फॉरेस्ट पूरा का पूरा एक फ़ॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक माचिस की इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो बेशक हम डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन हमारी वो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट को अब थोड़ा ये है कि अब डेवलप कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा वो हो गया, डेवलप कंट्रीज़ फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंसीडर करती हैं, लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट को कंसीडर करती ही नहीं है, मतलब उनके लिए इन्वायरमेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है। ठीक, अब हमारे पास ये जो थी, हमारे पास आवर कॉमन फ्यूचर को हम ब्रेंटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट को हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, तो इसको हम ब्रेंटलैंड रिपोर्ट भी हमारे पास बोली जाती है, ठीक है। ये हमारे पास जो थी ना, ये हमारे पास जो रिपोर्ट क्या नाम है, कॉन्फ्रेंस थी और कॉमन फ्यूचर, इसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम लिया गया था, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वो डेवलपमेंट होती है कि ऐसी डेवलपमेंट या ऐसी हमारे पास डेवलपमेंट होनी चाहिए कि इसमें ऐसी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्सेज रहनी चाहिए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहली बार इसमें ज़िक्र किया गया था, ठीक है। ओके, इसके अलावा हमारे पास क्या किया था, इन लोगों ने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया था और उसको उन लोगों ने ये टास्क दिया था कि हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सॉल्यूशंस को और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, ठीक है। दिसंबर 1933 में हमारे पास ये लोग इकट्ठे हुए थे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनका फोकस यही था कि हमने इन्वायरमेंट को और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को साथ साथ कैसे, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को साथ साथ कैसे चलाना है, ठीक है। हमने डेवलपमेंट ऐसे कैसे करनी है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारे रिसोर्सेज प्रिजर्व हों और जो हमारे पास इन्वायरमेंटली साउंड भी हों, ठीक है। ब्रेंटन रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर हमारे पास क्या थी कि ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज, ठीक है। इसमें हम बस ये बात करते थे कि हमारे पास देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार हमारे पास इस्तेमाल हुआ था आवर कॉमन फ्यूचर में, ठीक है। और वो हमारे पास यही बोलते हैं कि हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे पास फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेफ रखे, ठीक है। या हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, वो इन्वायरमेंटली साउंड हो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया था इन लोगों ने, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को, इन सब चीज़ों को हमारे पास इन्वॉल्व किया था और ये कहा गया था कि हमारे पास जैसे पीछे पीछे हमने पढ़ा है कि सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हो, जब तक हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है, जब तक ये इन्वायरमेंट अब पॉलिटिकल इशू बन चुका है, ठीक है, जब तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से विल नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट को सेव नहीं कर सकते, ठीक है।
अब मैंडेट क्या था कमीशन का, इसमें हमारे पास कमीशन ने बात क्या की थी, जो हमारे पास जो कमीशन वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में थी, उसने क्या बात की थी, उसने हमें ये कहा था कि हम लोगों ने री एग्ज़ामिन करने हैं जो हमारे पास एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं और जो जो डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ हैं, हम लोगों ने उन इश्यूज़ को री एग्ज़ामिन करना है, ठीक है। दूसरी बात उन लोगों ने ये की थी कि हम लोगों ने स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, जो हमारे पास इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको हम लोगों ने स्ट्रेंथन करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने सोल्यूशन प्रपोज करने हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जब तक हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन नहीं होगी, जब तक हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी प्रॉब्लम्स की, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की, तब तक हमारे पास ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। थर्ड उन लोगों ने क्या किया था कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट जो है वो हमें बस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमें बस यूनाइटेड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो इश्यूज़ हमारे पास जिन इश्यूज़ पे बात नहीं की गई थी, जैसे कि पॉपुलेशन था, जैसे कि फूड सिक्योरिटी था, जैसे कि लॉस ऑफ स्पीशीज़ और जेनेटिक रिसोर्सेज था, जैसे कि एनर्जी, इंडस्ट्री, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इन सब चीज़ की बात हमारे पास स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में नहीं की गई थी। तो उन लोगों ने उन इश्यूज़ पे इस कॉन्फ्रेंस में फ्यूचर जो थी हमारे पास और कॉमन फ्यूचर जो था उसमें हमारे पास इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास इवेंट्स कौन कौन से हुए थे, या हमारे पास और कॉमन फ्यूचर की जो हमारे पास रिव्यू देखते हैं, क्या और कॉमन फ्यूचर को जो हमारे पास रिज़ल्ट था वो क्या हुआ, ठीक है। इसमें अब हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास और कॉमन फ्यूचर में हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, उन लोगों ने कुछ गोल्स बनाए, कुछ रिकमेंडेशंस हुई, और उनकी उनकी बुनियाद पे उन लोगों ने 3 रेवोल्यूशंस थी, ठीक है। पहली रेवोल्यूशन उन लोगों की थी द इन्वेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज़ आपके पास थ्रू आउट रिपीट होगी, ठीक है। पहली मतलब हर जगह पे आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। इस फर्स्ट रेवोल्यूशन में लोगों ने क्या किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज़, ठीक है। वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जो हमारे पास जो फ्यूचर जो हमारे पास आने वाली जनरेशन है, हमारे पास रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे पास आने वाली जनरेशन है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, ठीक है। फिर दूसरी जो हमारे पास रेवोल्यूशन थी उसमें हमारे पास क्या हुआ कि उन लोगों ने ये बोला कि मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, मल्टी मीन एक से ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे पास इंटरनेशनली कॉपरेशन होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल एक्शंस, ठीक है, वही बात बार बार रिपीट हो रही है, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है कि हमारे पास पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, किसी भी इन्वायरमेंट इशू को सॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमारे पास फर्दर उसके ऊपर प्रोग्रेस होनी चाहिए, ठीक है। यही है हमारे पास ब्रंटलैंड रिपोर्ट, देखें यही बात हमारे पास वो बताते हैं, हैदर ने हमारे पास डिफिनीशन बताई है कि हमारे पास ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जो कि ना सिर्फ हमारी प्रेजेंट की ज़रूरियात को भी पूरा करें, और बल्कि प्रेजेंट की ज़रूरियात को ऐसा पूरा करें कि हमारी जो फ्यूचर की हमारे पास जो जनरेशन है वो रिस्क पे ना हो, ठीक है। अगर आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, अगर आपकी क्या नाम है फॉसल फ्यूल्स हैं, ठीक है, कोल, गैस, पेट्रोलियम, ये सारे कुछ हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उसका ऐसे बेदरीग इस्तेमाल नहीं करना कि जो आपकी फ्यूचर की आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये चीज़ें रहें ही ना, ठीक है, या उस जनरेशन के लिए ये चीज़ें अच्छी मिकदार में ना रहें, ठीक है, या प्योर फॉर्म में ना रहें। अब वाटर का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। अब वाटर हम बहुत ज़्यादा बेदरीक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारे पास वाटर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएं, ठीक है। हमारे पास आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचे ही ना, ठीक है। या हमारे पास फॉसल फ्यूल्स हैं, वो हमारे पास अगर रहते भी हैं, ऑयल हो गया, ठीक है, कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन वो हमारे पास ऐसे ना रहें कि हमारे पास रीचेबल ही ना हो, ठीक है। दूसरी बात ये हमारे पास ये करते हैं कि हमारे पास जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास डेवलपमेंट के बीच में जो हमारे पास रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगी, ठीक है, तो हमारे पास ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास उस डेवलपमेंट की वजह से उस इकॉनमी तो हमारी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, लेकिन हमारे पास वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई चीज़ ना रहे, तो हमारे पास ऐसी डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारे पास थी द इन्वेंशन। अच्छा, थर्ड हमारे पास है, थर्ड जो रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास है द इन्वेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
ओके। अच्छा, अब इन लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। हमने पहले भी ये बात पढ़ी कि एनवायरनमेंट किसी का पर्सनल इशू नहीं है, ठीक है, किसी का लोकल इशू नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इशू है, ये नेशनल इशू है, ये रीजनल इशू है, ये लोकल इशू है, ठीक है। इसमें तमाम NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे पास सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स, हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक कम्युनिटी, इन सब को मिलकर कोऑपरेट करना है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोशली एक्सेप्ट करना है कि हमारे पास हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और फिर हमने उसको प्रोटेक्ट करना है मिलकर, ठीक है। तो 3 रेवोल्यूशंस थी हमारे पास। पहली रेवोल्यूशन में उन लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्वेंट किया था कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरी में उन लोगों ने हमें ये बोला था कि मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, ठीक है, यानी ये कि हमारे पास तमाम कंट्रीज़ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पे मिलकर हमारे पास इस चीज़ को रिजॉल्व करें, ठीक है। तीसरा हमारे पास उन लोगों ने ये बताया था कि जो हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये हमारे पास जो इन्वायरमेंट है हमारे पास एक सोशली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह हम लोग हर डिफरेंट चीज़ों को, मतलब जैसे हम लोग इकॉनमी को, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों ने कॉपरेट करना है आपस में, हम लोगों ने इकॉनमी को क्या करना है कि इम्प्रूव करना है, ठीक है, या हम लोग किसी भी इशू को, सोशल इश्यूज़ को जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों ने सब ने मिलकर एजुकेशन आम करनी है, इस तरह। तो इस तरह वो लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट भी एक सोशल इशू बनाएं, ठीक है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएं कि भाई जिस तरह हम लोग डिफरेंट इश्यूज़ को देखते हैं, डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, इस तरह हम लोग इन्वायरमेंट को भी हम लोग एक्सेप्ट करें, मतलब उसकी प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करें, उसको लिए मिलजुल कर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इसको हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या था कि इसके ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास ब्रंटलैंड रिपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट्स है 300 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं और इसमें हमारे पास डिफरेंट जो सारे 12 चैप्टर्स हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ों पे बात की गई है, ठीक है। थ्रेटन फ्यूचर पे बात की गई है कि हमारा जो फ्यूचर है वो थ्रेटेंड है, ठीक है। हमारी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमारा फ्यूचर थ्रेटेंड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रही, फ्यूचर की जनरेशन के लिए हम लोग ऐसी डेवलपमेंट नहीं कर रहे जो हमारे पास फ्यूचर जनरेशन को फ़ायदा पहुंचाए, ठीक है। हम लोगों ने ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज का बेतरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी फ्यूचर जो जनरेशन है वो थ्रेटेंड है, उसको थ्रेट है, ठीक है। चैप्टर 2 में हमारे पास इसमें बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, चैप्टर 3 में हमारे पास बात करते हैं इंटरनेशनल इकॉनमी पे बात करते हैं, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स पे बात करते हैं, ठीक है, फूड सिक्योरिटी पे बात करते हैं, स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम से बात की जाती है, एनर्जी पे बात करते हैं, इंडस्ट्री पे बात करते हैं, अर्बन चैलेंज पे बात करते हैं कि हमारे पास रूरल अर्बन माइग्रेशन जो हो रही है, तो हमारे पास अर्बन सिटीज़ को अब चैलेंजेस का क्या दरकार हैं। और इसके अलावा हम लोग मैनेजिंग द कॉमन्स ये कि सब लोगों को इक्वली हम लोगों ने मैनेज करना है, ठीक है। पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की बात की जाती है और हमारे पास बात की जाती है कॉमन एक्शन की बात की जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। हम लोगों ने आज 2 पढ़ी हैं, एक आवर कॉमन फ्यूचर पढ़ी है, एक हम लोगों ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ी है, ठीक है। इसमें इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, मतलब डिटेल ये कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेता है कि बल्कि ऐसा करते हैं कि हम लोग 1-2 पास पेपर्स देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं 1-2 पास पेपर्स दिखा देती हूँ आपको। What is the importance of the report or confusion in the history of the environment? What common threats were identified in the report and what measures were suggested? Walaikum assalam. And what measures were suggested for sustainability of the earth system, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर हमारे पास ये था कि इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपोर्ट हमारे पास ये थी कि हमारे पास पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी इस रिपोर्ट में, ठीक है। अब हमारे पास ये था कि हाँ, पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमारे पास बात की गई थी इस रिपोर्ट में और वहीं से हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकला है, इसी रिपोर्ट से कॉन्सेप्ट निकला है, ठीक हो गया। इसको फिर आप लोग डिटेल में लिखेंगे, मतलब अच्छी तरह जब बुक्स अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे तो ये डिटेल में लिखेंगे। मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता दूँ।
कॉमन थ्रेड्स कौन सी थी, अभी जो मैंने आपको 12 चैप्टर्स के नाम बताए हैं कि अर्बन, उसकी मैनेजमेंट की बात की गई, पॉपुलेशन की बात की गई, एनर्जी की बात की गई, उसमें हमारे पास फूड सिक्योरिटी की बात की गई, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की गई। तो ये हमारे पास कॉमन थ्रेड्स थी जो हमारे पास आइडेंटिफाई की गई इस रिपोर्ट में, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्थ के लिए जो मैयर्स थे हमारे पास, सिस्टम थे, वो हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ये होनी चाहिए कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोग उस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास ये हुआ कि हम लोग इसको इंटरनेशनल कॉपरेशन अगर हमारे पास होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनेशनली अगर हम कॉपरेट करेंगे तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। सस्टेनेबली रिसोर्सेज को भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि अगर हम पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व हो गई तब हमारे पास ये रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है ये हम लोग अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। ये मैंने मेजर बता दिए हैं, फिर इसको डिटेल में और फिर उसको आप लोगों ने 20 मार्क्स का कैसे बनाना है वो जब आप लोग रीड करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तब आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी 2-3 मिनट में लाइट जाने वाली है, तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे पूछ लें, बाकी हम लोग फिर कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बेशक पास पेपर से ऐसे टॉप क्वेश्चंस देख के आ जाए करें, एक रफ सी आउटलाइन ही बन जाती है तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, ठीक है। वैसे ये वाला इजी वाला ही था, 2016 में जो था ये इजी वाला ही था। इससे जो नेक्स्ट 2 हैं, ठीक है, ये चैप्टर पूरा हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अर्थ समिट है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग पूरा फॉलो करेंगे। अर्थ समिट है और आगे जो 1-2 हैं, 1 घंटे में जितना हो जाया करेगा हम लोग कर लिया करेंगे, ठीक है। रियो समिट है। अच्छा देखें, इन चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट को हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, और कॉमन फ्यूचर को ब्रेंटलैंड रिपोर्ट भी बोला जाता है। रियो समिट और अर्थ समिट ये एक ही चीज़ है, ठीक है। कल हम कोशिश करेंगे रियो समिट, एजेंडा 21 और वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2-3 चीज़ें हम लोग कर लें, ठीक है। ये डिलीट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही था। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे जल्दी से पूछ लें। अच्छा, हम लोगों ने कल जो करना है, नेक्स्ट 2 टॉपिक्स करने हैं और अच्छा तरम, जो हमारे पास ये इन्वायरमेंटल साइंस की वर्ल्ड टाइम्स की बुक है, ठीक है, इसमें अगर आप वो ले रही हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना MCQs दिए गए हैं एंड में, बहुत ज़्यादा MCQs दिए गए हैं एंड में, ठीक है। और साथ में दूसरा आप लोग ये कर सकते हैं कि पास पेपर्स के MCQs ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है, इन ग्रुप्स वगैरह में इन जगहों पे ईज़िली होते हैं, ठीक है। तो वो आप देख लें। और अगर वर्ल्ड टाइम की बुक फॉलो कर रही हैं तो उसके एंड में तो बहुत से MCQs दिए गए हैं, बस उसको जस्ट एक रीड दे दें।